अपनी सरफेस केमिस्ट्री यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 5th यूनिट है। अच्छा, मैं बेटा उसके पिक लेना भूल गई थी अभी जो क्वेश्चन कराया है, तो तुम स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। जब ब्लैक बोर्ड पूरा दिख रहा होगा ना, मैं थोड़ी इधर उधर होंगी, तब तुम स्क्रीनशॉट लेकर उसको कर लेना। ठीक है, चलो तो अब हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली ना देखो बेटा, एक तो एड्जॉर्प्शन पार्ट है, एक इसमें कोलोइडल सोल्यूशन पार्ट है, और एक कैटालाइसिस भी होता है, बट वो अभी डिलीटेड सिलेबस में दिखाया जा रहा है कि वो डिलीटेड है। ठीक है, तो उसको अभी हम अवॉइड करके चलेंगे, आगे देखते हैं, फिर टाइम होगा तो बेशक मैं उसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी से, बहुत इजी है, ठीक है, क्लियर करा दूंगी। तो सबसे पहले हम अपना जो पहला पार्ट है वो करने जा रहे हैं, दैट इज एड्जॉर्प्शन। कि देखो एड्जॉर्प्शन क्या होता है। देखो एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। सरफेस देखो ऐसे इसको आप सिंपल समझते हैं, जैसे तुम एक चौक लो, ठीक है, उसको पानी में डुबोना, पानी में जैसे ही हम चौक को डिप करेंगे और फिर उसको तोड़ के देखना, तो देखोगे वो अंदर से भी गीला हो रहा होगा, है ना, हो रहा होता है। फिर से एक और चौक लेना, उसको ब्लू इंक में डिप करना, फिर तोड़ना, तो देखोगे जो नीला रंग है वो अंदर नहीं जा रहा होगा, वो बस कहाँ होगा, देखो ऐसे इसके किनारे किनारे पर तुम्हें नीला नीला रंग दिखेगा। अभी यहाँ है नहीं तो बेशक मैं डिप करके दिखा देती। तो जो पानी में भीगा हुआ होगा वो तो अंदर तक गीला हो जाएगा, दैट प्रोसेस इज एब्जॉर्प्शन। क्यों एब्जॉर्ब हो गया, कि अंदर तक सोख लिया उसने उस चीज को। ठीक है, पर जब हमने उसको ब्लू इंक में डिप करेंगे और तोड़ोगे तो बस एक ऐसी नीली नीली बाहर तुम्हें लाइन गोल गोल बनी दिखेगी। मतलब ब्लू इंक कांट पेनिट्रेट इन द इंटरनल पार्ट ऑफ दिस चौक, मतलब वो अंदर नहीं गया है, सिर्फ सरफेस तक रहा है। तो दिस इज एड्जॉर्प्शन, इसको हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन, कि जब किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स किसी दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पर ही आकर बॉन्ड बनाते हैं और अंदर नहीं जा पाते, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखो जो जिसका सरफेस यूज हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एड्जॉर्बेंट। जैसे चौक का सरफेस यूज हो रहा है तो चौक इज एड्जॉर्बेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। तो नेक्स्ट क्या है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, और फिर हम देखेंगे कि एड्जॉर्बेट क्या होता है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि अब मैं सिंपल कहूं कि जो चौक है वो तो हमारा क्या है, एड्जॉर्बेंट है, जिसका सरफेस यूज हुआ, और जो आकर एड्जॉर्ब हुआ, जिसका सरफेस पर दूसरा मॉलिक्यूल आकर बंधा है, जो आकर बंधा है, ठीक है, जो बाहर से आया है, वो हमारा क्या है, एड्जॉर्बेट। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ब्लू इंक है। ठीक है, अरे बेटा बात समझ में। तो इसमें ये ऐसे छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। ठीक है बेटा, कि जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन होता है वो हमारा होता है एड्जॉर्बेंट, जो आकर एड्जॉर्ब होता है वो होता है एड्जॉर्बेट। ठीक है, फिर और ऐसी छोटी छोटी सी टर्म्स हैं, देखो जैसे कि डीजॉर्प्शन क्या होता है। डीजॉर्प्शन होता है कि भाई अगर कोई आकर एक बार एड्जॉर्ब हो गया, ठीक है, और फिर से हमने उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, तो द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डीजॉर्प्शन, उसको हम डीजॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, एक और टर्म है कि ऑक्लूजन क्या होता है। ऑक्लूजन स्पेशली हम यूज करते हैं टर्म जब गैसेस आकर एड्जॉर्ब होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो तब हम उसको ऑक्लूजन कहते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि क्यों एड्जॉर्प्शन होता है और कैसे एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, देखो बेटा, अच्छा एक वेल डिफाइंड सरफेस तो लिक्विड का होता है या सॉलिड का होता है। गैस का तो कोई वेल डिफाइंड सरफेस ही नहीं होता, तो गैस कांट बी बिहेव एज एड्जॉर्बेंट, क्योंकि उसका कोई सरफेस ही नहीं है, तो वो अपने ऊपर किसी को एड्जॉर्ब नहीं कर सकती। हाँ, किसी और के ऊपर जाकर एड्जॉर्ब हो सकती है। तो गैस कैन बिहेव ओनली एज एड्जॉर्बेट, वो कभी भी एड्जॉर्बेंट बिहेव नहीं करेगी। ठीक है, अब देखो जैसे अब हम मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन देख रहे हैं, कि देखो मान लो एक लिक्विड है यहाँ पर, ठीक, अब देखो इसके अंदर जो पार्टिकल है दैट इज इक्वली अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, वो चारों तरफ से बराबर तरीके से क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड है वो अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से। पर जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, तुम देखो यहाँ से भी अट्रैक्टेड है, इधर से भी है, नीचे भी है, पर ऊपर की तरफ से उसको कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही है। मतलब ऊपर की तरफ से उसकी कुछ रेजिडुअल फोर्सेस हैं, कुछ बची हुई एक तरीके से फोर्सेस हैं जो कि अनसेटिस्फाइड है, जो भी संतुष्ट नहीं हुई है। ठीक है, इधर इधर से तो वो संतुष्ट है, पर ऊपर की तरफ से क्या है, वो संतुष्ट नहीं है। समझ में आ रही बात, दे आर नॉट सेटिस्फाइड इन दैट सोल्यूशन, इन दैट लिक्विड।
तो सरफेस के मॉलिक्यूल हमेशा क्या रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और जो अंदर के मॉलिक्यूल होते हैं दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है, बाय एक तरीके से इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है, सारे डायरेक्शन में वो सेटिस्फाइड है, बट सरफेस के मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ से सेटिस्फाइड नहीं है, दे फील द नेट इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको अंदर की तरफ जैसे कोई खींच रहा है, क्योंकि बाहर से उनको जो अट्रैक्शन मिलनी चाहिए, बाहर कोई है ही नहीं अट्रैक्शन देने के लिए, समझ लो बेटा। तो अब कोई और अगर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आएंगे, मॉलिक्यूल आए, एटम आए, तो वो अगर आकर सरफेस पर आकर बैठेंगे तो आराम से बिठाएंगे कि भाई जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा तो उसको कुछ तो मिला, तो उनके कुछ तो फोर्स सेटिस्फाई हुई, तो वो आकर उनको सरफेस पर ही रोक लेंगे, तो क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। फिर ऐसे तो हम कहें कि एब्जॉर्प्शन तो कभी होना ही नहीं चाहिए, भाई अंदर वाले अगर चारों तरफ से हमेशा सेटिस्फाई हैं तो अंदर वाले तो कभी किसी और सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर वो पहले से ही सेटिस्फाइड है। तो इसलिए जब कभी भी हम एक सब्सटेंस में दूसरी चीज को डालें तो उसको सिर्फ सरफेस तक ही रुक जाना चाहिए, अंदर जाना ही नहीं चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता बेटा, एब्जॉर्प्शन भी खूब होता है। तो वो अंदर कब आएंगे, देखो क्या होता है कि इस अंदर के मॉलिक्यूल को अपने मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन मिल रही है, अगर उसको अपने मॉलिक्यूल से भी ज्यादा अट्रैक्शन कोई देने वाला आ जाएगा तो वो लपक के लेगा, उसको खींच लेगा अंदर। भाई ये तो सबके साथ है, जिसको जहां ज्यादा मिलेगा वो वहां जाएगा। भाई हम जैसे कि हम जॉब करते हैं तो हमें जहां ज्यादा सैलरी मिलेगी हम वहां जाएंगे, जहां कम मिलेगी वहां छोड़ेंगे, समझ रहे हो ना बेटा बात को। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि जब हमारे सरफेस के मॉलिक्यूल तो अनसेटिस्फाइड है, उनको तो कैसा भी मिल जाए, चाहे कम अट्रैक्शन दे चाहे ज्यादा अट्रैक्शन दे, तो वो सरफेस तक ही उसको रोक लेंगे। तो अगर कम अट्रैक्शन देने वाले पार्टिकल्स आएंगे तो वो सरफेस तक ही रुक जाएंगे और एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। और अपने मॉलिक्यूल से भी ज्यादा अट्रैक्शन देने वाले अगर दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स होंगे, देन दैट सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स गेट पेनिट्रेट इन दैट सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन अकर्स। अरे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो जो एड्सॉर्प्शन होता है वो हमारा इस तरीके से होता है। आए बेटा बात समझ में कि सिंपल सी बात है कि द सरफेस मॉलिक्यूल्स आर अनसेटिस्फाइड, दे हैव सम रेजिडुअल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंस मॉलिक्यूल सेटिस्फाई these forces and then adsorption occurs, ठीक है। तो इस तरीके से एड्सॉर्प्शन फिर हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन हमने देखा। अब हम सिंपल से कुछ डिफरेंस देखेंगे कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में। तो इसमें भी कुछ नहीं है, जैसे एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है और एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क मतलब कि अंदर भी हो जाता है, ठीक है बेटा। और जो हमारा एड्सॉर्प्शन होता है उसमें जो एड्सॉर्बेट की कंसंट्रेशन है वो सरफेस पर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू इन बल्क, मतलब अंदर भी थोड़ा बहुत एक आध चले जाते हैं, हम ऐसे बिल्कुल उस पॉसिबिलिटी को हम मना नहीं कर सकते, बट सरफेस पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। तो इन केस ऑफ एड्सॉर्प्शन कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स आर हायर एट सरफेस देन इन बल्क, बट एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द कंसंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेट इज सेम थ्रू आउट द मटीरियल, जितने सरफेस पर होंगे उतने अंदर भी होंगे। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये इनमें बेसिक से डिफरेंस है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बीच में, ठीक है। एड्सॉर्प्शन शुरू में ज्यादा होता है, भाई सरफेस के मॉलिक्यूल एकदम